हे गाइस, वेलकम टू एजुकेटी। आई एम साक्षी गौर और हम कर रहे थे बिजनेस स्टडीज़। हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स को कवर कर लिया है। ऑलमोस्ट 8 प्रिंसिपल्स हमने कवर कर लिए हैं। मोस्ट प्रोबेबली आज फ्यूल के सभी प्रिंसिपल को हम ख़त्म कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट दी क्लास। प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम कवर कर रहे हैं। 3 ऑलरेडी पार्ट्स हम कर चुके हैं एज आई टोल्ड यू, और दिस इज़ द 4th कॉन्टिन्यूड पार्ट। तो देखते हैं, हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स हमारे चल रहे थे, काफ़ी सारे कवर किए हैं। और आज जो हम करने वाले हैं, दिस इज़ द 9th पार्ट जो हम यहाँ करने वाले हैं। इट्स अबाउट स्केलर चेन। स्केलर चेन इम्पॉर्टेंट एक आपका प्रिंसिपल है। रिपीटेड क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाता है। स्केलर चेन में बेसिकली क्या होता है, स्केलर चेन में देयर इज़ अ फ्लो ऑफ ऑर्डर। बेसिकली ए हेयर इज़ द बॉस, ए इज़ द बॉस। कोई भी इंफॉर्मेशन इधर इट विल मूव फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, या तो जो लोअर लेवल मैनेजमेंट या लोअर लेवल वर्कर्स हैं उधर से अपर मैनेजमेंट तक जाएगी। इधर इट विल गो फ्रॉम अपवर्ड टू व्हाट, डाउनवर्ड। तो या तो डाउनवर्ड टू अपवर्ड कोई भी इंफॉर्मेशन फ्लो होगी, और या फिर अपवर्ड टू डाउनवर्ड होगी। तो दिस इज़ अबाउट आपका स्केलर चेन। यहाँ पे ये चेन है और ये चेन ब्रेक नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, कोई भी ग्राउंड लेवल पे इंफॉर्मेशन है तो वर्कर्स विल इन्फॉर्म टू डी, डी विल इन्फॉर्म टू सी, सी विल इन्फॉर्म टू बी, बी विल इन्फॉर्म टू ए। और कोई इन्फॉर्मेशन जी तक यहाँ से जानी है। आफ्टर दैट ए विल इन्फॉर्म टू ई, ई विल इन्फॉर्म टू एफ, एफ विल इन्फॉर्म टू जी। इस तरह से जो है इन्फॉर्मेशन का फ्लो आपका यहाँ पे होता है। यहाँ पे दे कांट कॉन्टैक्ट डायरेक्टली इनकी बात नहीं है कि ऐसे ए विल कॉन्टैक्ट ई, जी विल कॉन्टैक्ट बी, इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं होता। यहाँ पे एक फ्लो में इंफॉर्मेशन जो है मूव करती है। प्लस यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है वो हम देख लेते हैं। समटाइम्स इन केस ऑफ इमरजेंसी, दो एम्प्लॉयज़ जो एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं, कोई क्विक या कोई प्रॉम्प्ट डिसीजन लेना है उसके लिए, तो दे कैन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली। वो आपस में डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बी विल कॉन्टैक्ट ई, इस तरह से सेम पोजीशन पे, बट यहाँ पे उनका होना चाहिए सेम, जो उनका जॉब पैटर्न है वो होना चाहिए। तो दिस इज़ अबाउट स्केलर चेन। So let's read it. According to this principle, organization should have a chain of authority and communication. Organization का एक chain होना चाहिए for authority and communication. अगर upward to downward आ रही है तो authoritative way में हो गई, और downward to upward जा रही है तो वो communicate कर रहे हैं. That runs from top to bottom and should be followed by managers and the subordinates. टॉप टू बॉटम मोस्टली देखो, मैंने वही बताया, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो टॉप टू बॉटम जाती है। हाँ, इनका कोई रिवर्ट जा रहा है तो बॉटम टू टॉप भी जा सकता है। स्केलर चेन इज द चेन ऑफ सुपीरियर्स रेंजिंग फ्रॉम द हाइएस्ट अथॉरिटी टू द लोएस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्केलर चेन एक चेन है जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो फ्लो करती है वो हाईएस्ट टू लोएस्ट जाती है। इट्स ऑब्वियस, बिकॉज जो डिसीजन टेकिंग पावर है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है, लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास नहीं है। इट स्टेट्स सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप एंड अथॉरिटी ऑफ सुपीरियर इन रिलेशन टू द सबॉर्डिनेट ऑफ वेरियस लेवल। क्या कह रहा है ये, कि ये बताता है कि हु इज़ सुपीरियर एंड हु इज़ सबॉर्डिनेट। देखिए, जो ऊपर वाली पोस्ट पे है वो सुपीरियर है, जो नीचे वाली पोस्ट पे है वो क्या है, सबॉर्डिनेट है। प्लस इधर अथॉरिटी पता लगती है सुपीरियर की, और किस सबॉर्डिनेट को किसको रिस्पॉन्ड करना है ये चीज़ भी हमें पता लगती है। स्केलर चेन इज क्रूशियल टू इंश्योर यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड हम कर चुके हैं। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या था कि सिर्फ एक ही सुपीरियर से इंस्ट्रक्शंस मिलनी चाहिए सबॉर्डिनेट को, और ये जो है ये स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करता है। यहाँ पे अब बहुत सारे यहाँ पे सबॉर्डिनेट नहीं है। देखिए, अभी सॉरी सुपीरियर नहीं है, अभी ये सुपीरियर है, ये सबॉर्डिनेट है, ही विल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू हिम, और ये जो पर्सन है जो सबॉर्डिनेट है ये स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करने वाला है। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो है एक फ्लो रहता है। सेकेंडली, स्केलर चेन इज क्रूशियल टू इंश्योर यूनिटी ऑफ कमांड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्केलर चेन इज मस्ट, यूनिटी ऑफ कमांड और इफेक्टिव कम्युनिकेशन एज आई टोल्ड यू अर्लियर। आगे देखते हैं क्या है इसमें। नेक्स्ट इज, हाउएवर इन केस ऑफ अर्जेंसी फ्यूल परमिटेड अ शॉर्टकट इन द चेन। देखिए, आपको मैंने बताया था गैंग प्लैंक इस टर्म को कहते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी दो सबॉर्डिनेट आपस में
जो हैं कांटेक्ट कर सकते हैं, नोन एज व्हाट, गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक अलोज डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू एम्प्लॉयज ऑफ द सेम लेवल। दिस इज द कीवर्ड कि वो जो है आपस में कम्युनिकेट तो कर सकते हैं बट वो सेम लेवल पे होनी चाहिए विदाउट फॉलोइंग द स्केलर चेन। अब यहाँ पे उनको स्केलर चेन फॉलो करने की नीड नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन है पहले वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाएगी एंड फिर अपवर्ड टू डाउनवर्ड। अगर कोई इंस्टेंट कोई भी डिसीजन लेना है तो इन केस ऑफ इमरजेंसी ओनली, नॉट ऑलवेज, तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेट यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस। एडवांटेजेस बोले तो यहाँ पे अगर इफ़ वी विल फॉलो द स्केलर चेन, एडवांटेजेस क्या है? ऑर्डरली एंड स्मूथ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल ऑर्डर से जाएगा फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट एंड सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर, एंड स्मूथ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन जो है स्मूथली फ्लो होगी। क्लियर लाइन्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी यहाँ पे क्लियर होगा, जो सुपीरियर है उसके पास अथॉरिटी है और सब अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो अथॉरिटी, किसकी अथॉरिटी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ए इज़ द सुपीरियर, तो अथॉरिटी इसके पास है और ये इसको इंस्ट्रक्शन देगा, प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ही इज़ आंसरेबल टू हिम। बेटर रिलेशनशिप बिटवीन सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर ड्यू टू एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी। देखिए यहाँ पे अब हमें पता है कि यहाँ पे जब अथॉरिटी होती है दैट मीन्स पावर है वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा? बेटर रिलेशंस होंगे बिटवीन सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर, क्योंकि यहाँ पे किसके पास कितनी अथॉरिटी है वो इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, गाइड कर सकता है, तो बेटर रिलेशन यहाँ क्रिएट होंगे। डिसएडवांटेजेस क्या है? इन्फॉर्मेशन में नॉट फ्लो इन ऑर्डरली डायरेक्शन, अगर स्केलर चेन नहीं हुआ तो कोई ऑर्डर यहाँ पे मेंटेन नहीं होगा। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन विल नॉट बी क्लियर, बिल्कुल देखिए अभी मैं यही आपको बता रही थी कि कितनी किसकी अथॉरिटी है, कौन किसको रिस्पॉन्सिबल है, ये क्लैरिटी आपकी नहीं आ पाएगी। अनहेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर, सबॉर्डिनेट सुपीरियर के बीच में अनहेल्दी रिलेशन रहेंगे क्योंकि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है नहीं, नोबडी विल बी आंसरेबल टू एनीवन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी डिस्टर्ब। लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ लैक करेगा क्योंकि फिर वही एक पर्सन के पास वेरियस सुपीरियर क्या करेंगे? इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे, तो ये अगर फॉलो नहीं होता तो डिसएडवांटेजेस आएंगे। नेक्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर में क्या है? ऑर्डर में कीवर्ड्स हैं कि हर जो मटेरियल और ह्यूमन बीइंग दोनों पे ही है कि राइट पर्सन एट राइट प्लेस एट राइट टाइम, पर्सन प्लेस एंड टाइम, पीपीटी, राइट पर्सन, ठीक है, एट राइट प्लेस, प्लेस मीन्स मटेरियल्स, जो चीज़ें हैं आपकी वो भी सही जगह पे होनी चाहिए, एट राइट टाइम, सही समय पे। तो ये ऑर्डर हमेशा मेंटेन होना चाहिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन है, ही विल ट्रांसफर दिस इंफॉर्मेशन टू हिम, ही विल ऑल्सो ट्रांसफर दिस इंफॉर्मेशन टू हिम एंड ही विल ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टू द मेन। अगर हम इसको कहते हैं ये टॉप लेवल है, ये मिडल है, तो ये लोअर है, तो लोअर वाले कोऑर्डिनेट करेंगे मिडल को, मिडल विल कोऑर्डिनेट हुम, दे विल कोऑर्डिनेट टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट, वो टॉप लेवल को करेंगे। तो ये एक ऑर्डर है, ये पर्सन का ऑर्डर है, ऐसे मटेरियल का भी हो सकता है आपका ऑर्डर में। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, ये मटेरियल के लिए हो गया, एवरीथिंग एंड एवरीवन इज फॉर पर्सन। अकॉर्डिंग टू फेयोल प्रिंसिपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन सुटेबल प्लेसेस एट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, सही चीज़ सही समय पे होनी चाहिए और सही पर्सन सही चीज़ सही समय पे होनी चाहिए, दोनों ही चीज़ें, पर्सन भी होना चाहिए और मटेरियल भी होना चाहिए। तो राइट पर्सन एट राइट टाइम और राइट मटेरियल एट राइट प्लेस। इफ देयर इज अ फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड इट इज प्रेजेंट देयर देन देयर विल बी नो ऑब्स्ट्रक्शन इन वर्क, सही हर चीज़ का प्लेस फिक्स है आपका और वो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, तो आपका जो कोई भी काम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एसेंशियली इट मीन्स ऑर्डरलीनेस, ऑर्डर एक जो है वो मेंटेन रहेगा। जो रॉ मटेरियल है उसका एक प्लेस फिक्स कर दीजिए कि यहाँ पे रॉ मटेरियल रखना है हमें, और जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके कैटेगरी वाइज उनके ऑफिसेज डिवाइड कर सकते हो आप। नॉर्मली जो हायर रैंक पे तो वो तो लिमिटेड होते हैं, जो वर्कर्स वगैरह हैं उनका भी सही प्लेस होना चाहिए। इट विल लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, इससे आपकी क्या इंक्रीज होगी? प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों ही इंक्रीज होंगे। उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर के एडवांटेजेस क्या हैं? एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एज नो टाइम इज़ वेस्टेड इन ट्रेसिंग द रिसोर्स, देखिए टाइम जो है वो बचेगा आपका, एफिशिएंट यूज़ होगा रिसोर्सेज का।
आपको पता है ये चीज़ यहाँ पे रखे, आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट वहाँ पे नहीं करने वाले हो। अगर आपका कोई प्लेस से डिफाइंड नहीं है तो आपके जो एम्प्लॉयज़ और जो वर्कर्स हैं वो सामान को ही ढूंढते रह जाएंगे और जो मेन काम है उनका वो उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी होगा ऑब्वियसली। देखिए सही पर्सन है सही जगह पे, मटेरियल भी सही जगह पे है, उसको पता है ये चीज़ यहाँ पे, वो जाएगा टाइमली और मटेरियल लेगा और जो भी उसका काम है वो उस फ्लो में करेगा। तो स्मूथ और सिस्टमेटिक वर्किंग होगी ऑर्गेनाइजेशन की। डिसएडवांटेजेस क्या है? इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू लॉस ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन सर्च ऑफ रिसोर्सेज। नहीं फॉलो करोगे तो ऑब्वियस है इनएफिशिएंट यूज होगा रिसोर्सेज का, टाइम का जो है वेस्टेज होगा और एनर्जी का भी, क्योंकि हम उस रिसोर्स को ही ढूंढने में लगे रहेंगे। लैक ऑफ डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा, सब इधर उधर घूमते रहेंगे, ना कोई मटेरियल सही जगह पे है ना कोई पर्सन, तो ये आपका डिसिप्लिन भी है यहाँ पे जो है इफेक्ट होगा। उसके बाद है इक्विटी। इक्विटी मीन्स देखिए कोई भी सेक्स के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, या कोई पर्टिकुलर प्लेस जो है या किसी प्लेस से आता है, तो किसी भी बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, सब लोगों को इक्वालिटी के साथ करना चाहिए। तो इक्विटी इज बेसिकली फॉर दैट। According to this principle, there should not be any discrimination among the employees on the basis of what? Religion, language, caste, sex, belief और नेशनलिटी। वो किसी भी धर्म को मान सकता है, कोई भी लैंग्वेज बोल सकता है, किसी कास्ट से बिलोंग कर सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, कोई भी नेशनलिटी का हो सकता है, वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं होना चाहिए। द मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एक्सपीरियंस्ड एंड गुड नेचर। जो मैनेजर है वो एक्सपीरियंस गुड नेचर होने चाहिए, सो एज टू डील विद सबॉर्डिनेट इन अ प्रॉपर मैनर। वो तभी प्रॉपरली अपने सबॉर्डिनेट से क्या कर पाएंगे? डील कर पाएंगे। दे शुड बी इम्पार्शल, कोई पार्शलिटी वो नहीं होनी चाहिए, कोई बायसनेस वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट विद रिगार्ड टू सेक्स, कास्ट, रिलीजन, किसी भी बेसिस पे कोई भी पार्शलिटी जो है वो ना करें। ईच सबॉर्डिनेट शुड गेट ए फेयर ट्रीटमेंट, सभी को फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए इन मैटर ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, दोनों ही चीज़ों में। अगर गलत काम कर रहे हैं, दो लोगों ने गलत काम किया तो दोनों के लिए सेम पनिशमेंट है, एंड एज वेल एज रिवॉर्ड। अगर दोनों ने बहुत अच्छा काम किया तो रिवॉर्ड भी दोनों को ही मिले। ऐसा नहीं कि एक आपको नोन का है आपने उसको रिवॉर्ड दिया दूसरे को नहीं दिया, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। द मैनेजर शुड नॉट गिव अनड्यू फेवर्स टू सम, वही बायसनेस नहीं होनी चाहिए, नेगलेक्ट अदर। किसी के लिए तो आप बहुत कुछ फेवर में काम कर रहे हो, किसी को आप टोटल नेगलेक्ट करो, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। द वर्कर्स परफॉर्मिंग सिमिलर जॉब शुड बी पेड द सेम वेज रेट, जो एक जैसा काम करें उनकी वेज रेट सेम होनी चाहिए, सेम पेमेंट्स उनको मिलनी चाहिए, रेम्यूनरेशन सेम होना चाहिए। इफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इज फॉलोड, इक्विटी भी बोल सकते हो, द मैनेजर विल फील हैप्पी as a result of fair treatment from the management. They will get motivated and this will eventually help the organization. देखो अगर आप इक्वालिटी के साथ काम करते हो तो जो वर्कर्स हैं, आपके मैनेजर्स हैं, जो भी लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, दे विल फील हैप्पी, मोटिवेटेड फील करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मन लगा के काम करेंगे, एंड अल्टीमेटली इट विल हेल्प टू द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो काम तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही कर रहे हैं ना। उसके बाद है पॉजिटिव इफेक्ट्स, यानी कि एडवांटेजेस क्या है? एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड एंड देयर मोरल इज हायर, वो सेटिस्फाइड रहेंगे, मोरल हायर रहेगा, मोटिवेटेड होकर काम करेंगे। देयर आर कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन सुपरवाइजर एंड सबॉर्डिनेट, फ्रेंडली रिलेशन होगा, अच्छा रिलेशन उन लोगों के बीच में होगा, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में। नेगेटिव इफेक्ट क्या है? एम्प्लॉयज आर डिससेटिस्फाइड, अगर आप ये फॉलो नहीं कर रहे, वो भाई सेटिस्फाइड होने का उनका है ही नहीं ना, वो फिर दे विल ट्राई टू स्विच टू द अदर ऑर्गेनाइजेशन। अनहेल्दी इन्वायरमेंट होगा सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच में। अग्रीव्ड एम्प्लॉय में लीव द ऑर्गेनाइजेशन, जिसको लगता है कि हाँ मेरे साथ मतलब इक्विटी नहीं हुई है, तो वो क्या करेगा? ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाएगा। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल ए भी इम्पॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। आज की डेट में एक फर्म के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बड़ी एसेट जो होती है वो उसके एम्प्लॉयज़ हैं। अगर एम्प्लॉयज़ आपके अच्छे हैं, अगर टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं, तो आपके पास पैसा नहीं भी है आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास, दे विल कन्वर्ट दैट
देयर जो भी उनका टैलेंट है उसकी हेल्प से वो आपको हायर प्रॉफिट्स तक पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले के टाइम में क्या होता था, कैश मशीन और ये मटेरियलिस्टिक जो आपके एसेट्स हैं इनको इम्पोर्टेंस दी जाती थी। बट नाउ डेज जो एम्प्लॉयज़ हैं, एफिशिएंट वर्कर्स हैं, उनको जो है इम्पोर्टेंस दी जा रही है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल जो है वो सबसे बड़ी कैपिटल है। वो आपको कहीं भी यू कैन बी लाइक कि अगर आपके पास ज़्यादा फंड्स नहीं है तो भी वो आप एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ जो पर्सोनल है और टेन्योर है वो आपका होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपका काम हुआ है एंड आपने थ्रू आउट कर दिया अपने एम्प्लॉयज़ को, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके एम्प्लॉयज़ लॉन्ग टर्म में लॉयल हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, तो इट विल हेल्प यू इन लॉन्ग रन टू। देखिए अभी अगर आप अच्छा सा इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट करेंगे इन लोगों के लिए तो सभी ये भी क्विट कर देगा, ये भी क्विट कर देगा, सभी क्विट कर देंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कौन करेगा। तो अभी ये बेचारा टेंशन में हमेशा रहेगा। तो फॉर दैट ही हैज़ टू डू व्हाट, इसको हमेशा एक अच्छा इन्वायरमेंट रखना चाहिए जिससे वो क्या कर सकें, जिससे वो जो हैं आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी प्रॉपर एफर्ट्स टू अचीव स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। ऐसे नहीं है शॉर्ट टर्म के लिए आपने एम्प्लॉयज़ को हायर किया, नहीं, आप उनको जॉब सिक्योरिटी देंगे तो फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो मन लगा के काम करेंगे। बट अगर एम्प्लॉयज़ के मन में ये है कि आफ्टर सम टाइम कि मेरे को कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है, तो दे विल नॉट बी एबल टू वर्क, लाइक पूरा मन लगा के वो काम नहीं कर पाएंगे। मैनेजमेंट शुड रिमूव द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब फ्रॉम द माइंड्स ऑफ पर्सनल। देखिए उनके माइंड से इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब का जो ये फील है ये हटेगा, तभी वो फुल फ्लज आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोटिवेट होके काम कर पाएंगे। इफ़ द जॉब ऑफ ए पर्सन इज़ नॉट सिक्योर ही विल he will be on lookout for job elsewhere and his work will not be satisfactory। देखो अगर उसकी जॉब फिक्स नहीं है, उसके मन में हमेशा है कि मुझे कभी भी निकाला जा सकता है, तो वो हमेशा अच्छी जॉब की तलाश में रहेगा। एंड जैसे ही उसको ऑप्शन मिलेगा ही क्विट योर ऑर्गेनाइजेशन। और ये फिर उसका, अब देखो अगर वो परमानेंटली काम पे फोकस नहीं है, साथ में उसका फोकस ये है कि उसको कहीं और जॉब भी ढूंढनी है, तो वो उसका काम सेटिस्फैक्ट्री किसी भी हाल में नहीं हो सकता है। Moreover, the employees should not be rotated on different jobs very frequently because considerable time is required to learn each job। ऐसा नहीं है कि आपने एक एम्प्लॉय रखा 10 दिन उसने एक जगह काम किया, एक चीज़ पे काम किया, फिर इधर इधर मूव कर रहा है। अगर वो इस तरह से मूव करता रहेगा तो वो, देखिए किसी भी जॉब की फ्रीक्वेंसी को हमें चेंज नहीं करना चाहिए, फ्रीक्वेंट बेसिस पे किसी भी एम्प्लॉय को रोटेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ को करने में, सीखने में टाइम लगता है। हमें वो सफिशिएंट टाइम अपने एम्प्लॉयज़ को देना चाहिए। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आप एक एम्प्लॉय को हमेशा एक ही जगह रखें, आप उनके जॉब रोटेशन उनकी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट गिव योर एम्प्लॉयज सम सफिशिएंट टाइम। एक टाइम आपको उनको एफिशिएंट होने के लिए देना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू फ्यूल देर इज़ रिक्वायर्ड फॉर एन एम्प्लॉय टू गेट यूज टू न्यू वर्क। देखिए अगर वही है कि अगर उसको कोई काम दे रहे हैं तो उसको सम टाइम यू हैव टू प्रोवाइड एंड सक्सीड इन डूइंग इट वेल, वो उस काम को अच्छे से करने लग जाए। ऑलवेज अज्यूम दैट ही पॉसेस द रिक्वेस्टेड एबिलिटीज़। हमेशा मतलब देखिए वही है कि यू हैव टू गिव हिम सम टाइम, और आफ्टर दैट वो उस काम को सीख जाएगा और वो आगे मूव ऑन अच्छे से आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एफिशिएंटली काम करेगा। इफ़ व्हेन ही हैज़ गॉट यूज टू इट और बिफोर ही इज़ रिमूव्ड ही विल नॉट हैव हैड टू रेंडर वर्थवाइल सर्विसेज। देखिए अभी सेम आपका स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल में बेसिकली क्या है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को फर्स्टली जॉब सिक्योरिटी देनी है और फ्रीक्वेंट बेसिस पे उनका क्या करना है कि जॉब, जो नेचर ऑफ जॉब है वो चेंज नहीं करना है। आप चाहते हैं वो मल्टीटास्किंग बने, आप उसको वेरियस काइंड ऑफ जो है काम कराएं, कोई इशू नहीं है, बट एटलीस्ट गिव योर एम्प्लॉयज़ सम सफिशिएंट टाइम सो दैट कि वो उस चीज़ को सीख के एफिशिएंटली वो काम कर सकें। इफ दिस प्रिंसिपल इज फॉलोड द वर्कर विल फील सिक्योर्ड एंड हायर प्रोडक्टिविटी। सिक्योर फील करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बट इट्स एडवर्स इफेक्ट इज दैट द वर्कर विल नॉट डेवलप देयर मल्टीपल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर डूइंग डिफरेंट जॉब्स। ये पॉजिटिव, ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं बेसिकली शायद। देखिए अगर वो आप कह रहे हैं कि ठीक है प्रिंसिपल अगर ये फॉलो होता है तो सिक्योर फील करेगा, लेकिन हाँ अगर वही है कि आप उससे वेरियस काम नहीं करा रहे हैं, ठीक है,
तो वो क्या होगा कि वो उतना मल्टीपल स्किल्स वो आपको नहीं शो कर पाएगा, क्योंकि हम उसको एक ही टाइम का जॉब जो है बार बार रिपीट वही करा रहे हैं। अभी हमने देखा ना कि हमें फ्रीक्वेंटली उसकी जॉब का नेचर चेंज नहीं करना चाहिए। तो अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ पे इशू ये होता है कि अगर हम उसकी जॉब का नेचर चेंज नहीं करें तो वो मल्टीटास्किंग नहीं बनेगा। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉयज इज इंक्रीज्ड। ऑब्वियसली जॉब सिक्योरिटी है और उसको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है। एम्प्लॉयज गेट जॉब सिक्योरिटी। प्रोडक्टिविटी डज नॉट सफ़र बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र। हम उसको फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी उसकी हैम्पर नहीं हो रही है। देयर वुड बी बेटर रेपुटेशन एंड गुडविल ऑफ द एम्प्लॉयर। बेटर रेपुटेशन होगी और एम्प्लॉयर की गुडविल भी इम्प्रूव करेगी। एडवर्स क्या है? एम्प्लॉय विल नॉट डेवलप वही अभी मैंने आपको बताया, हम डिस्कस कर चुके हैं। मल्टीपल मल्टी स्किल्स जो है वो नहीं डेवलप कर पाएगा, वो एक ही काम कर पाएगा एफिशिएंटली। देयर विल बी वेस्टिंग ऑफ टाइम इन लर्निंग न्यू जॉब्स। अब देखिए, अगर अगर आप वो आपकी जॉब जो है, अगर आपका एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा है तो क्या होगा कि जो लेबर टर्नओवर है वो आपका इंक्रीज़ होगा और जो है आपका जो टाइम बहुत ज़्यादा वहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। प्लस एम्प्लॉय के लिए भी नुकसान है, क्योंकि वो अलग अलग जगह पे जाएगा, उसकी पोस्टिंग्स हो जाती हैं तो नए नए काम उसको सीखने होंगे और वहाँ पे वेस्टेज ऑफ टाइम उसकी बहुत ज़्यादा होगी। देयर विल बी फ्रस्ट्रेशन अमंग एम्प्लॉयज़ बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट इन न्यू जॉब्स। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनमें फ्रस्ट्रेशन रहेगी, क्योंकि वो देखिए हर बार आपको कुछ टाइम के बाद न्यू जॉब्स में एडजस्टमेंट करनी है, तो इट विल फ्रस्ट्रेट दैम। इट लीड्स टू हायर कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आपके अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करोगे, लेबर टर्नओवर इंक्रीज होगा। लेबर टर्नओवर मतलब आपकी जो लोग काम कर रहे हैं वो जॉब छोड़ के जा रहे हैं, कहीं और मूव कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा? आपको फिर से रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, सिलेक्शन करना पड़ेगा, फिर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी एंड इट विल इंक्रीज योर कॉस्ट। सो दिस इज़ द एडवर्स इफेक्ट। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब कि टू डू समथिंग न्यू। तो इनिशिएटिव्स को, ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे आपका बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं दे विल फील कनेक्टेड, कि उनको लगेगा कि हाँ आपकी बात को कोई सुन रहा है, फर्स्ट थिंग। और जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं अगर आप उनको सुनेंगे, उनके आइडियाज़ को सुनेंगे, तो हो सकता है कि बहुत ब्रिलियंट ब्रेन आपके सामने बैठा है एंड ही हैज़ गिवन सम बहुत ब्रिलियंट आइडिया, तो वो उसने अगर प्रोवाइड किया तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो Fayol wanted that subordinate should be given an opportunity to take some initiative in making and executing the plans. उनको भी इन्वॉल्व हमें करना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए. He suggested that employees at all levels should be encouraged to take initiative in work related matters. वो इनिशिएटिव उनको लेने के लिए मोटिवेट करना चाहिए और उनके ब्रिलियंट आइडियाज़ को हमें सुनना चाहिए. Initiative is a powerful motivator of a human behavior and a source of strength for the organization. देखिए, अगर आपकी एम्प्लॉयज़ को लगता है कि हाँ हमारे जो मैनेजमेंट है वो हमारी बात को सुन रही है, तो वो उनके लिए मोटिवेशन का काम करेगा, प्लस ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेंथ बन सकती है. इट इज़ वन ऑफ द ट्रेट ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन. देखो, कोई भी नहीं पता कि हो सकता है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट या लोअर लेवल जॉब पे काम कर रहा है, आपका सबॉर्डिनेट हो सकता है, बट उसके पास भी तो आइडिया हो सकता है ना. तो वो चीज़ है, उसका कोई भी इंटेलिजेंट पर्सन आपको कोई भी ब्रिलियंट आइडिया प्रोवाइड कर सकता है. However, the initiative does not mean going against the established practice or doing something against the discipline. ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप डिसिप्लिन में नहीं काम कर रहे या कोई ऑर्गेनाइजेशन का जो पैटर्न है उसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हो. पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन बिकॉज ऑफ इनिशिएटिव. देखिए, अब लोगों को लगेगा कनेक्टेड है, एम्प्लॉयज़ जो है वो मोटिवेटेड रहेंगे कि यस हमारी मैनेजमेंट हमारी सुन रही है. आपके टीचर्स भी आपको थोड़ा सा अगर रिकग्नाइज करते हैं, ठीक है, तो आपको कितना अच्छा लगता है. तो सेम एज एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको, किसी भी एम्प्लॉय को रिकग्नाइज करती है तो ही विल फील मोटिवेटेड और मन लगा के वो काम करेगा. मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होएगा. नेगेटिव इफेक्ट क्या है? द फुल पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉय विल नॉट बी यूज्ड. सॉरी,
क्योंकि देखो हो सकता है कोई है अगर, लेकिन इनिशिएटिव नहीं है, किसी के पास अच्छा आइडिया है, काम करने का मोटिवेशन है, बट हाँ उनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा इनिशिएटिव, अगर हम इतना प्रमोट नहीं कर रहे तो वो क्या होगा, वो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं होगा और उसका फुल पोटेंशियल आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। एम्प्लॉयज़ विल फील फ्रस्ट्रेटेड, जो हमेशा फ्रस्ट्रेट रहेगा इफ़ देयर इनिशिएटिव इज़ कर्टेल, अगर उनके इनिशिएटिव को कोई नहीं पहचानेगा तो वो क्या होगा, हमेशा ही फ्रस्ट्रेट रहेगा। नेक्स्ट इज स्पिरिट डी कॉर्प्स। ये क्या है, इट इज़ अबाउट टीम वर्क, ये टीम वर्क की बात कर रहे हैं। हमें क्या करना है, आई की जगह किसको यूज़ करना है, वी, आई मी माई सेल्फ भूल जाइए, आपसे भी बढ़ के बहुत कुछ है ज़िंदगी में, तो इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ सब कुछ आप नहीं है, आपको यहाँ पे टीम वर्क, टीम स्पिरिट को क्रिएट करना है। देखिए फिर आगे क्या कहता है, टीम वर्क है हमें कि वी एज ए टीम आर सक्सेसफुल। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट शुड टेक रीजनेबल स्टेप्स टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड फीलिंग ऑफ टीम स्पिरिट अमंग एम्प्लॉयज़। बिलोंगिंगनेस और टीम स्पिरिट को हमें क्रिएट करना है या मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम वर्क स्पेशली इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, कि हमें टीम वर्क क्रिएट करनी है। बड़ी देखो छोटी ऑर्गेनाइजेशन में तो एम्प्लॉयज़ ही नहीं होते इतने, तो ये है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशली उनको ये करना चाहिए। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, देखिए एज ए टीम हम कह रहे हैं कि एक साथ मिलकर हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं रादर देन इंडिविजुअली हम काम कर रहे हैं, तो टीम स्पिरिट को मोटिवेट कर रहा है ये हमेशा। ए मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी, हमें आई मी माई सेल्फ भूल जाइए, अगेन वी आर एज ए टीम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, हम सब ये काम कर सकते हैं, कुछ भी हमें हमेशा अपनी जो मैनेजर्स हैं वो मीटिंग भी कर रहे हैं तो आई ना बोल के वी बोलिए, तो इससे क्या होगा कि एवरीवन विल फील कनेक्टेड। ऐसे होगा तो इससे क्या होगा, स्पिरिट ऑफ टीम जो है वो क्रिएट होगी। इट विल डेवलप एन एटमॉस्फेयर ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे पे ट्रस्ट का एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, अंडरस्टैंडिंग अमंग एम्प्लॉयज़ एंड विल मिनिमाइज द नीड फॉर यूजिंग पेनल्टीज़। अब देखो सब समझेंगे एक दूसरे को, म्यूचुअली काम करेंगे, और जब इतना अच्छा इन्वायरमेंट होगा तो पेनल्टीज़ की रिक्वायरमेंट आपको कम से कम यहाँ पे होगी। नेक्स्ट इज पॉजिटिव इफेक्ट्स, देयर विल बी टीम स्पिरिट इन ऑन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट क्रिएट होगी। ग्रुप गोल्स विल बी अचीव्ड इन अ स्मूथ मैनर, एज ए टीम जो है वो हम ज़्यादा अचीव कर पाएंगे, स्मूथ मैनर में काम कर पाएंगे, गोल को अचीव कर पाएंगे। आफ्टर दैट नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं, देयर विल बी लैक ऑफ टीम स्पिरिट, अगर अप्लाई नहीं करते तो टीम स्पिरिट यहाँ नहीं रहेगी। देयर विल बी डिफिकल्टी इन अटेनिंग द टीम गोल, टीम गोल को आप अटेन नहीं कर पाएंगे। जो अगर देखिए मैनेजर टीम स्पिरिट में काम करते हैं तो एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉपर वे में वो काम करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसके साथ हमारे फ्यूल के जितने भी प्रिंसिपल हैं हमने कवर कर लिए हैं। सेकेंडली आई एम थिंकिंग कि मैं आपको जो है केस स्टडी के क्वेश्चंस भी साथ में कराऊं, तो आई ट्राई टू डू, फर्स्टली मैं आपको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कवर करा के फिर आई टेक अ क्लास जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर्स के हम केस स्टडीज़ भी करेंगे। इसी सीरीज़ में हम कर रहे हैं, अर्लियर आई वाज सेइंग कि आई विल मेक अ सेपरेट सीरीज़, बट दिस टाइम मैं इसी के साथ ही कंटिन्यू करने का प्लान कर रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।